हेलो बच्चों, क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए इसका रिमेनिंग पार्ट जो बच गया था ये कंटिन्यूलेशन है, सजीवों की विविधता एवं उनका वर्गीकरण। इसका जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया जा रहा है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अन्य वीडियो जो भी अपलोड किए जाएं वो आपको बराबर पढ़ने को मिलते रहेंगे। अभी तो जो पहला अध्याय है इसके कंप्लीट होने के बाद में अगला अध्याय, उसके बाद अगला अध्याय, इस तरह से मैक्सिमम लेसन वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से होती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आवश्यक है ताकि आपको सर्च करने में भी आसानी होगी और जैसे वीडियो अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और वीडियो को पूरा देखा करिए लास्ट तक। लास्ट तक देखने के बाद ही आपको कुछ क्लियर हो पाएगा। एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा में देखिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए। यह स्टडी है तो इसलिए आपको एक बार में कोई बात क्लियर नहीं होगी। वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखा करिए, ठीक है। समझ में आए तो लाइक भी कर दीजिए। तो बच्चों, इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके थे इंक्यूबेशन पीरियड, यहाँ तक पढ़ाया था। इंक्यूबेशन पीरियड हमने आपको लिख करके बताया था। 1 अप्रैल से और मई जून तक कोई लक्षण नहीं हुआ, इन्फेक्शन आपको 1 अप्रैल को हुआ, इस तरह उदाहरण दे करके आपको हमने समझाने का प्रयास किया था। जो टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजन टू शोइंग द सिम्टम्स टिल द ड्यूरेशन इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। अर्थात पहले दिन आपको जो इन्फेक्शन हो जाता है, कोई पैथोजन, कोई रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश कर गया किसी भी माध्यम से, और वो जब भी अपने प्रभाव को दिखाएगा, उसके प्रभाव होने के बाद कोई ना कोई लक्षण शरीर में प्रदर्शित होंगे जो एबनॉर्मल करैक्टर्स होते हैं, असंगत व्यवहार। तो वो लक्षण जिस दिन दिखाई पड़ता है, तो संक्रमण होने के दिन से लेकर के और वो लक्षण दिखाई पड़ने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसी को उद्भवन काल कहा जाता है। आगे अब आप जानेंगे वायरस संक्रमण के प्रति प्राकृतिक सुरक्षा, नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से जो सुरक्षा पाई जाती है वायरस के संक्रमण के प्रति, वो क्या है, कैसे है। तो देखिए, पहली सुरक्षा है शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी स्टेप्स हैं वायरस के संक्रमण से आपको सुरक्षित रखने के लिए। शरीर में और भी प्रक्रियाएं होती हैं और भी तंत्र हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मजबूत होता है वो आपका प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ठीक है। देखिए, वायरस प्रतिजन या एंटीजन है जो विष पदार्थ उत्पन्न करके परपोषी की शारीरिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र परजीवी तथा उससे उत्पन्न विष पदार्थों को नष्ट करके शरीर को रोगों से बचाता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र परजीवी के द्वारा जो विष उत्पन्न होता है उसको नष्ट करके शरीर को रोगों से बचाता है। यह नए बने विषैले पदार्थों या जो एंटीजन होते हैं उनको नष्ट करने के लिए नए प्रकार की एंटीबॉडीज बनाता है शरीर में।
देखो एंटीजन, एंटीजन, एंटी माने उल्टा, जैसे कहते हैं नहीं कि वो हमारे एंटी हैं, मतलब हमसे खिलाफ है, हमसे विरोध में है। जन माने लोग। तो यहाँ पर उसी तरह से संदर्भ ग्रहण कीजिए, एंटीजन मतलब जो पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है उसको हम एंटीजन कह सकते हैं। एंटीजन वायरस है, जीवाणु है, कोई रोगजनक प्रोटोजोआंस है, कोई कृमि है, तो ये सब एंटीजन है, हमारे शरीर के एंटी हैं ये, तो इसलिए इनको हम एंटीजन भी कह सकते हैं। तो अब ये एंटीजन तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, क्योंकि ये विदेशी जीव हैं हमारे शरीर के लिए, और इनसे जो उत्पन्न विषैले पदार्थ होते हैं वो भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन एंटीजन को नष्ट करने के लिए और एंटीजन से उत्पन्न हुए विष को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी हुई संरचनाएं निर्मित होती हैं, उनको एंटीबॉडी कहा जाता है। बॉडी माने शरीर का सपोर्ट करने वाली। तो एंटीजन के खिलाफ शरीर क्या तैयार करता है? एंटीबॉडी तैयार करता है। ठीक। और प्रतिरक्षा तंत्र की लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रत्येक वायरस के एंटीजन के लिए विशेष प्रतिजन विनाशक बनाते हैं। इन्हें प्रतिरक्षी प्रोटीन्स या एंटीबॉडी कहा जाता है। कुछ लिम्फोसाइट स्मृति कोशिकाओं स्मृति कोशिकाओं में बदल जाते हैं। ये भविष्य में इसी वायरस के दोबारा संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करते हैं। मेन जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। तो जब वायरस का इन्फेक्शन होता है शरीर में, तो हमारी लिम्फोसाइट उससे शरीर की सुरक्षा करती हैं। उनमें कुछ लिम्फोसाइट ऐसी होती हैं जो उस वायरस को रिकॉर्ड कर लेती हैं और सेव कर लेती हैं, उसकी पूरी जेनेटिसिटी और पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरी फिजिबिलिटी, उसका स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोलॉजी को अपने में सेव कर लेती हैं, ताकि जब दोबारा कभी फिर से शरीर में वही वायरस इन्फेक्शन करेगा तो ये लिम्फोसाइट जिन्होंने सब चित्रण सेव कर रखा है, ये फिर से उस पर अटैक कर देंगी, समझ जाएंगे कि वही वाला एंटीजन आ गया है जो इससे पहले भी शरीर में आ चुका था। तो इस तरह से क्या होता है कि दोबारा इन्फेक्शन होने में आप सुरक्षित रहते हैं। दोबारा जो इन्फेक्शन होगा तो आप इतनी जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। पहली बार चूंकि शरीर में उसके खिलाफ हथियार अभी तैयार नहीं हुए होते हैं, तैयार नहीं रहते हैं पहले से, तो आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन एक बार जब इन्फेक्शन हो चुका है तो उस एंटीजन से लड़ने के लिए आपके शरीर में विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुकी हैं। अब दोबारा एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद दोबारा कभी उसी जीव का आक्रमण आपके शरीर की कोशिकाओं पर होता है तो इन्फेक्शन की जो तीव्रता होती है बहुत ही मामूली होगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो स्मृति कोशिकाएं होती हैं, दोबारा कभी फिर से यदि वही वायरस आपके शरीर में संक्रमण करता है तो उससे आपकी सुरक्षा करती हैं, और इस प्रकार से संक्रमणकारी वायरस के खिलाफ हमारे शरीर में एक प्रकार की प्रतिरक्षा भी स्थापित हो जाती है। और दूसरा जो प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है वो है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन तो इंटरफेरॉन, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, ये तीनों शब्द जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्या हैं। ठीक है, तो इन तीनों को आप अच्छे से समझिएगा। इंटरफेरॉन्स क्या है? आइजैक्स एवं लिंडेनमान, आइजैक्स एवं लिंडेनमान ये वैज्ञानिकों के नाम हैं। आइजैक्स एवं लिंडेनमान ने 1957 में पता लगाया
कि वायरस से संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं, जो निकटवर्ती कोशिकाओं में पहुंचकर उनसे वायरस संक्रमण के लिए प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। बात समझिए। आइसेक्स और लैंडमान ने 1957 में यह पता लगाया कि वायरस से संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं, जो निकटवर्ती कोशिकाओं में पहुंचकर, जो अपने पड़ोस की, जिसमें अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उन कोशिकाओं में पहुंच जाता है। वह इंटरफेरॉन, मतलब वो ग्लाइकोप्रोटीन जो विशेष प्रकार का बनता है, वो पड़ोस की स्वस्थ कोशिकाओं में पहुंच जाता है और उनको बताता है कि हमारे ऊपर तो वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया है और आप अपनी सुरक्षा को पुख्ता कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, ठीक है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लीजिए। तो ये जो वायरस रोधी पदार्थ बना, ग्लाइकोप्रोटीन जो बना, इसी को इंटरफेरॉन कहते हैं। इनके द्वारा ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसी को इंटरफेरॉन कहते हैं। तो इसी इंटरफेरॉन के द्वारा जो समीप की कोशिकाएं होती हैं, वो वायरस के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं। तो वायरस संक्रमण के प्रति रोग निरोधन और रोग निवारक औषधियों के रूप में इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ आपको ये पूरा चक्र बताया गया है, इंटरफेरॉन का प्रभाव। देखो यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हो गया इस कोशिका में, तो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, इधर वायरस ने अपना रेप्लिकेशन शुरू कर दिया, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया, और उसी क्षण तत्काल इधर क्या हुआ, स्टिमुलेशन हो जाता है इंटरफेरॉन के लिए। इंटरफेरॉन के लिए वहीं तत्क्षण स्टिमुलेशन हो जाता है, प्रतिक्रिया हो जाती है और इंटरफेरॉन बन गया। बनने के बाद ये इंटरफेरॉन इस कोशिका से निकल करके अपनी बगल वाली कोशिका में पहुंच गया और बगल वाली कोशिका को बता दिया कि हमारे ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है और तुम अपनी सुरक्षा बढ़ाओ, अपने आप को सुरक्षित करो, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इंटरफेरॉन निकला है, ये एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो इसी ग्लाइकोप्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं, या फिर कह लीजिए इमरजेंसी मैसेंजर है फॉर द नियरेस्ट सेल। अब आगे देखिए, वायरस द्वारा होने वाले रोगों का उपचार। यदि वायरस द्वारा रोग हो ही गया तो उसका उपचार कैसे करते हैं, या वायरस का इन्फेक्शन ना होने पाए उसके लिए पहले से क्या तैयारी रखते हैं। तो इसके लिए कुछ मामूली विधियां यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो टीकाकरण करवा दिया जाता है और रासायनिक चिकित्सा भी की जाती है, और उसके बाद वायरस पोषक कोष का विशिष्टता, ये तीसरी विधि है। तो वायरस द्वारा होने वाले रोगों की 3 विधियां हैं उपचार करने की। एक है टीकाकरण, दूसरा है कीमोथेरेपी, और तीसरा है वायरस होस्ट सेल स्पेसिफिसिटी। आपको जानकारी में है, चेचक, पोलियो, खसरा आदि के महामारी प्रकोप से बचने के लिए शिशुओं को उपयुक्त टीके नियमित रूप से लगाए जाते हैं। इसके बाद कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, बैक्टीरियल रोगों के उपचार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक वायरस जनित रोगों के उपचार में प्रभावहीन होते हैं। एंटीवायरल औषधियों की संख्या बहुत कम है, जैसे चेचक के थियोसेमिकार्बेजोन है, थियोसेमिकार्बेजोन, और इन्फ्लुएंजा के लिए राइबेवायरिन, तथा हेपेटाइटिस बी के लिए
फोस्कारनेट, ये एंटीवायरल औषधियाँ हैं जो कीमोथेरेपी के रूप में दी जाती हैं। इसके बाद में वायरस होस्ट सेल स्पेसिफिसिटी क्या है? प्रत्येक वायरस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं को ही संक्रमित करता है। जुकाम व इन्फ्लुएंजा के वायरस श्वसन तंत्र की म्यूकस मेम्ब्रेन की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, और पोलियो वायरस मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को, तथा पीत ज्वर का वायरस यकृत, स्प्लीन एवं वृक्क की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। तो वायरस के कैप्सिड प्रोटीन उन्हें एंटीजनी लक्षण प्रदान करते हैं। जो वायरस पे कोटिंग होती है, उसकी जो कवरिंग होती है, वही किसी वायरस को एंटीजन के लक्षण प्रदान करते हैं, जिससे वे विशेष उत्तक कोशिकाओं को पहचानते हैं। तो इस प्रकार से यदि उनके कैप्सिड प्रोटीन को नष्ट करने की कोई व्यवस्था बना ली जाए तो इलाज संभव है। वायरस की उपयोगिता क्या है? वैसे तो सर्वथा वायरस हानिकारक होते हैं, बट दूसरे रेफरेंस में देखा जाए तो हमें ये इनडायरेक्टली प्रॉफिटेबल होते हैं। इनडायरेक्टली कुछ वायरस, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है? ये जीवाणुओं पर इन्फेक्शन करता है और बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, तो हम उन जीवाणुओं के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो इस तरह से जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज वायरस का प्रयोग किया जा सकता है। आनुवंशिक अनुसंधान तथा आनुवंशिक यांत्रिकी में वायरस तथा बैक्टीरियोफेज आदि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। बस इससे ज़्यादा इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ वायरस जनित रोगों के संदर्भ में बताया जाएगा। HIV वायरस, इसको एड्स वायरस के नाम से भी जानते हैं। HIV वायरस या इसी को एड्स वायरस भी कहते हैं। इस वायरस का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, इससे आप इसकी संरचना को समझ सकते हैं। इसमें देखिए, ये पूरी प्रोटीन की कवरिंग है। ये जो है चारों तरफ टायर पहिया जैसा, ये इसकी कवरिंग है, प्रोटीन का कैप्सिड इसी को कहा जाता है। इसके बाद इसमें ये आनुवंशिक पदार्थ हैं। इसका एक ये है, एक ये है। ये RNA स्ट्रैंड है और इसमें 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको रियो वायरस कहते हैं। RNA स्ट्रैंड यानी कि RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जिस वायरस में पाया जाता है, उन वायरसों को रियो वायरस कहा जाता है या रेट्रो वायरस कहा जाता है। तो जैसे आपको किसी एक रेट्रो वायरस का विवरण देना हो, एक रेट्रो वायरस का चित्र बनाना हो, एड्स वायरस ना कहा जाए, HIV वायरस ना कहा जाए, आपसे कहा गया कि एक रेट्रो वायरस का नामांकित चित्र बनाइए। आप कहोगे कि रेट्रो वायरस तो पढ़ाया नहीं गया। यही है रेट्रो वायरस। जितने भी वायरस का आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, उन सबको रेट्रो वायरस भी कहते हैं। ठीक है। इसमें 2 स्टैंडर्ड RNA है। वैसे ज़्यादातर वायरस में 1 स्टैंडर्ड होता है, एक ही RNA होता है या फिर एक ही DNA होता है, लेकिन यहाँ पर RNA के 2 स्ट्रैंड हैं। अच्छा, ये जो प्रोटीन है, ये वाली, और ये जो प्रोटीन है, ये वाली, ये कोर प्रोटीन है ना। आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर 2 परतों की कोर प्रोटीन लगी हुई है, और ये जो बाहर वाली हमने बताया था, ये कैप्सिड प्रोटीन है, ये आउटर इन्वेलप है। ठीक है, तो आप इसको देख करके चित्र बना लीजिए। चित्र आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप जानिए HIV का पूरा नाम क्या है। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। H से ह्यूमन, I से इम्यूनो डिफिशियंसी और V से वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हिंदी में इसी को कहा जाता है मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस।
ये शरीर में पहुंचने के बाद प्रतिरक्षा तंत्र की प्रमुख कोशिकाओं जैसे टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। इससे शरीर की रोगजनक जीवाणु से लड़ने और बचने की जो प्रतिरक्षण क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इस कारण ही इसको HIV कहते हैं। इस वायरस से होने वाले रोग को सन 1986 में एड्स का रोग या उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम नाम दिया गया। एड्स का रोग इसका कब नाम दिया गया? 1986 में। आगे और थोड़ा सा इसका इतिहास जानिए। एड्स रोग का सन 1981 में पता चला। 1983 में डॉक्टर ल्यूक मोंटेग्नियर ने इस रोग के वायरस की खोज की थी। कब? 1981 में। किसने? 1981 में तो रोग का पता चला है कि हाँ ये जैसे अभी कोविड-19 रोग है तो इसका पता अब चला है कि ये कोविड-19 है। अब 21 वायरस से हुआ, इसकी खोज तो बाद में धीरे धीरे करके होगी ना। उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे सब प्रेसिपिटेट कर रहे हैं और उसके बाद उसका स्टडी करेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे। तो उसी तरह से इस एड्स के रोग का पता 1981 में चला था। 1983 में डॉक्टर ल्यूक मोंटेग्नियस ने इस रोग के वायरस की खोज की थी। आजकल ये रोग तेज़ी से विश्व भर में फैल रहा है। बहुत सारे एड्स रोगी हो चुके हैं हमारे देश में और विश्व में। WHO के आंकड़ों के अनुसार इस समय संसार के 150 देशों में 2 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति एड्स रोग से पीड़ित हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या सर्वाधिक है। HIV पॉजिटिव पुरुषों के साथ संभोग, समलैंगिक संभोग तथा संदूषित इंजेक्शन सुई द्वारा, मादक पदार्थों या दवाइयों के इंजेक्शन द्वारा एड्स का प्रसार होता है, फैलाव होता है। माता पिता के एड्स से संक्रमित होने पर उनकी संतान भी एड्स से प्रभावित हो सकती है। अब आगे आप पढ़ेंगे वायरस की संरचना। ये हम अभी आपको बता चुके हैं जस्ट पीछे। HIV की रोगजनकता क्या है? तो इसमें एक मुख्य बात है, HIV की जो लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। ये वायरस जब शरीर में पहुंचता है तो ये लक्ष्य कोशिकाओं की सतह से चिपक जाता है। जैसे ये देख रहे सतह है, तो ये सतह से चिपक गया है ना, ये देखो सतह से। तो चिपक जाने को एडजॉर्प्शन कहा जाता है ना, एडजॉर्प्शन। एक होता है एबजॉर्प्शन, AB, और यहाँ है AD। तो चिपकने को एडजॉर्प्शन कहा जाता है, और जैसे इसके अंदर चला जाए तो उसको एब्जॉर्प्शन, सोख लेना, भीतर सोख लेना, तो उसको AB एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और जब चिपका हुआ है तो उसको एडजॉर्प्शन कहेंगे। तो वायरस पूरा कोशिका के भीतर थोड़ी जाता है। वायरस के केवल अनुवांशिक पदार्थ कोशिका के भीतर जाता है। वायरस का कैप्सिड और ये सब तो इसका जो बाहरी रह जाता है ना, इसलिए कहा जाता है एडजॉर्प्शन। तो वायरस का एडजॉर्प्शन हो जाता है बाय द सेल। तो HIV की लक्ष्य कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये लक्ष्य कोशिकाओं की सतह से चिपक जाता है और फागोसाइटोसिस द्वारा अंदर प्रवेश कर जाता है इसका आनुवंशिक पदार्थ। पोषक कोशिका के भीतर प्रवेश करने के बाद में इसके प्रोटीन खोल का अपघटन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से अपने सूत्रों का संश्लेषण करते हैं, अपने संख्या को बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद में द्विसूत्रीय DNA अणु बन जाते हैं। ये DNA अणु जो होते हैं प्रो वायरस के रूप में जाने जाते हैं, शुरुआती वायरस के रूप में ना। जैसे कोई चीज़ शुरुआती बनता है, जैसे पहली बार आपने कोई चीज़ बनाई हो तो उसको
प्रोवर्क कहा जाता है। तो इस तरह से जब आरएनए कण टूट करके डीएनए के साथ जुड़ जाते हैं तो ये प्रो वायरस बन गए, ताजे ताजे नए शिशु वायरस कह लीजिए। अब ये वायरस अपनी संख्या तेजी से बढ़ाएंगे और इसी तरह से वो आगे इन्फेक्शन बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, तो इन्फेक्शन हो गया, कैसे पता चलेगा इन्फेक्शन हो गया? पहली बात तो ये आप बिल्कुल जान लीजिए, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि इसका इन्फेक्शन तुरंत नहीं पता चलता है। एड्स से संक्रमित होने के लगभग 5 साल से लेकर 12 साल तक आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी किसी को 5 साल बाद पता चलता है, किसी को पता चलने में 10 से 12 साल 15 साल लग जाते हैं। आज की डेट में आपको एड्स का इन्फेक्शन हो गया तो यदि आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है तो वायरस आपके शरीर में पड़ा रहेगा और 12 वर्ष के बाद आपको पता चलेगा, उसके सिम्टम दिखाई पड़ेंगे और जांच होगी तो पता चलेगा आपका जो है वो एड्स पॉजिटिव है रिजल्ट। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है। तब तक तो ये अपनी जड़ें बहुत मजबूत बना चुका होगा 12 वर्ष में। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि अरे एड्स वेड्स कुछ नहीं होता है, ये सब कहीं कुछ नहीं पता चला। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा खतरनाक वायरस है जो आपके शरीर में जगह बना करके पड़ा रहता है और इसके सिम्टम्स काफ़ी देर में दिखाई पड़ते हैं और ये बहुत खतरनाक हो जाता है। जो लंबे समय बाद सिम्टम दिखाई पड़ते हैं तो वो बीमारी बहुत खतरनाक होती है, वहाँ पर बचना मुश्किल होता है और उससे पहले यह व्यक्ति अन्य तमाम लोगों में इस रोग का संचरण कर चुका होता है। सबसे खतरनाक पहलू है इस बात का, वो खुद कैरियर बन जाता है। और सिम्टम्स में क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ेगा? जब आपके शरीर में एड्स के संक्रमण के सिम्टम दिखाई पड़ेंगे तो उनमें आपको कुछ समय के लिए सिर दर्द होगा, घबराहट होगी, हल्का फुल्का बुखार रहेगा और उसके बाद ये लक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। कोई आप दवाई इलाज ले लेंगे और ये लक्षण ख़त्म हो जाएंगे। अब आप समझेंगे कि आप ठीक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दौरान आप कई लोगों में ये अपना ट्रांसमिट कर चुके होंगे, शेयर कर चुके होंगे। उसके बाद में फिर आपको जब दोबारा इसमें सिम्टम दिखाई पड़ेंगे तब आपको थकावट आएगी, खूब कस के बुखार आएगा, दस्त होंगे, सिर दर्द होगा, खांसी होगी, कमजोरी आएगी, खूब भूख लगेगी है। और उसके बाद बुखार के कारण फिर बाद में भूख लगना बंद हो जाएगी। तो ये सब लक्षण दिखाई पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे वो सारे लक्षण मिल करके निमोनिया बना लेंगे। कुछ समय बाद त्वचा पर और गुप्तांगों पर दाने निकलने लगते हैं। कुछ व्यक्तियों में जांघों पर गांठें बन जाती हैं। रोगी की त्वचा गुलाबी या बैंगनी कलर की हो जाती है और बाह्य जननांगों पर सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। अंत में बस व्यक्ति में निमोनिया के लक्षण बचते हैं और वह व्यक्ति कैंसर या किसी भी संक्रामक रोग से पीड़ित होकर के मर जाता है। अब देखिए, HIV का प्रसारण एवं महामारी। इस विषय में कहना है कि एड्स छूत का रोग नहीं है। चुम्बन, आलिंगन, हाथ मिलाने, बच्चों को गोदे में लेने, छींकने, खांसने, साथ साथ भोजन करने या कीटों द्वारा काटे जाने से इसका प्रसारण या फैलाव नहीं होता है। इसके प्रसारण या फैलाव की कुछ विधियां हैं, जिनमें सबसे पहले विधि है असुरक्षित लैंगिक सहवास। दूसरी विधि है संक्रमित रक्त आधान। तीसरी विधि है संक्रमित सुई के प्रयोग द्वारा। चौथी विधि है कि गर्भवती माँ से ये बच्चे में पहुंच जाता है संक्रमण। और पांचवी विधि है अंग प्रत्यारोपण के द्वारा भी इसका फैलाव होता है। अब पढ़ेंगे
एड्स के रोग का उपचार यदि हो ही गया तो वैसे तो वायरस के रोगों का कोई उपचार अभी तक नहीं खोजा जा सका है, पर कुछ दवाएं सावधानी पूर्वक दी जाती हैं जिससे कि इस रोग की आक्रामकता कम हो जाती है, बट रोग ख़त्म कहाँ होता है। इसमें से जाइडोवोडाइन एक दवा है, जाइडोवोडाइन। दूसरी है एजोडोथाइमिडीन, इसको शॉर्ट में AZT के नाम से जाना जाता है। कुछ चीन में जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाएं हैं, उनमें XQ.9302, एम्फोटेरिसिन बी, इस प्रकार की दवाएं हैं। इनके अलावा कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर भी इसके इलाज का दावा करते हैं। होम्योपैथिक में भी इसकी अपनी दवाइयां हैं, लेकिन बहुत प्रभावी इलाज नहीं है। एड्स रोगों की पहचान। HIV से संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर में उपयुक्त एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। सीरमी जांच से इनकी एंटीबॉडीज की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। सीरमी जांच के लिए एलिजा किट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एड्स रोगों की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है? एलिजा किट। एलिजा किट, इसका पूरा नाम क्या होता है? E से एंजाइम, L से लिंक्ड, I से इम्यूनोसॉर्बेंट और S से किट। इस तरह से पूरा नाम होता है एलिजा किट। अब बात करेंगे एड्स का नियंत्रण। तो भाई, एड्स के नियंत्रण के लिए सभी व्यक्तियों को एड्स से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। जिनको नहीं है उनको अवगत कराइए। इंजेक्शन की सुई या सिरिंज के प्रयोग के बाद फेंक देना चाहिए। पहले जो था, एक डॉक्टर कोई होता था, वो एक ही इंजेक्शन से बहुत सारे मरीजों को इंजेक्शन लगा देता था एक ही सुई से। लेकिन अब आप ऐसा देखते होंगे कि हर व्यक्ति के लिए एक नए इंजेक्शन का प्रयोग होता है। तीसरा है, यदि ब्लड डोनेशन करना हो तो दाता के रुधिर का परीक्षण करने के बाद ही रुधिर देना चाहिए। अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगों में भी HIV की जांच जरूर हो जानी चाहिए। सहवास के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही 1 दिसंबर को पूरे संसार में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। किस लिए? एड्स के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए। इसके बाद अब वायरस के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो क्या है? देखिए, आप जानिए कि वायरस जीवित है या निर्जीव है, इसके संदर्भ में बहुत सारे लक्षण दिए गए हैं। इनके जीवित होने का भी प्रमाण है और निर्जीव होने का भी प्रमाण है। तो किन कंडीशन में इनको जीवित कहा जाता है और क्यों इनको निर्जीव कहा जाता है? सबसे पहले अजीवित के लक्षण हम बता देते हैं, जल्दी जल्दी आप समझ लीजिए। प्रत्येक वायरस प्रोटीन खोल में बंद एक DNA या RNA का अणु होता है। वायरस के अजीवित रासायनिक यौगिक क्रिस्टलीय कणों के समान बड़े कणों के रूप में बोतलों में भरकर रखा जा सकता है। तो बोतलों में जो भर के रखा जा सकता है वो सामान अजैविक ही हो सकता है, जैविक नहीं हो सकता है। केवल सजीव कोशिका के अंदर पहुंचने पर ही इनमें पोषण और प्रजनन होता है। सजीव कोशिकाओं के बाहर कृत्रिम पोषक माध्यम में इनमें जनन नहीं होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। वायरस के जीवित लक्षण क्या हैं? वायरस में सजीव कोशिकाओं के अंदर जनन का गुण होता है। सजीव कोशिकाओं के बाद इनमें RNA अथवा DNA पाया जाता है। सजीवों के समान वायरसों की माप, आकृति एवं संरचना निश्चित एवं अस्थायी होती है। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं, इस वजह से इनको सजीव कहा जाता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, तो इसलिए हम आपको यहीं पर रोकते हैं। इसको आप यहीं पढ़ लीजिए, बहुत सारे लक्षण हैं। तो वायरस सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। एक बात और आती है, वायरॉइड्स क्या होते हैं? तो आप जान लीजिए, वायरस से भी जो छोटे कण होते हैं उनको वायरॉइड कहा जाता है। लगभग 1/10वां भाग। वायरस का 1/10वां भाग जो होता है उनको वायरॉइड्स कहा जाता है। ये संक्रामक
कारकों का एक वर्ग है। ये वृत्ताकार एक रज्जुकी आरएनए अणु होते हैं। वायराइड्स में वायरस के चारों ओर स्थित प्रोटीन का खोल नहीं होता है। ठीक है, ये संक्रमित कोशिका के केंद्रक में जाकर के गुणन करते हैं। टी.ओ. डायनर ने सन 1971 में इनका पता लगाया था। और उसके बाद में प्रियान क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन के अणु हैं जिनके रोगोत्पादक स्वभाव का वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। इन पर ऊष्मा तथा यूवी किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रोटीन के बहुत छोटे अणु होते हैं। इनका व्यास 4 से 6 mm का होता है। इसके प्रोटीन को PRP या प्रियान प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इन प्रोटीन के जीन पोषक DNA में मिलते हैं। मनुष्य में प्रियान प्रोटीन गुणसूत्र 20 पर स्थित होता है। इसके एक जीन PRPSC से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं: गायों में पागलपन का रोग, भेड़ों में स्क्रैपी रोग, और मानव में पागलपन का रोग, पार्किंसन का रोग, पार्किंसन जिसमें हाथ पैर कांपते रहते हैं। न्यूगिनी की एक आदिम जाति है, उसमें कुरु रोग हो जाता है। तो इतने सारे रोग हो जाते हैं प्रियांश से। तो प्रियांश क्या है? एक प्रकार की ऐसी प्रोटीन है जो रोगजनक हो जाती है। इसका निर्माण शरीर के अंदर ही होता है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए जल्दी से और लाइक कर दीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट में लिखिए क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पढ़ाई करिए अच्छे से, नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू, ध्यान दीजिए।